वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पाकिस्तान एक ख़तरनाक नहज खड़ा है, ये बात हम कई दफ़ा सुन चुके हैं। शेख साहब, आप ये बात समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को पेट्रियाटिज़म और झंडे तले और अल्लाह के नाम पे हमेशा ही लगता है यूनाइट किया जा सकता है, लेकिन आज एक सिटीज़न, एक पाकिस्तान का बाशिंदा ये पूछने पे मजबूर है, क्या उसका हक़ नहीं कि वो ये पूछे कि ऐसा किस तरह हुआ कि हमने अपनी ISR आर्मी को बेतहाशा फंडिंग की, हमेशा अच्छा बजट दिया, हमने अपनी अस्करी क़यादत का ख्याल रखा, हमारी जो सियासी क़यादत थी उसको भी हमने आजकल इलेक्ट किया हुआ, वो एक इलेक्टेड हुकूमत आजकल काम कर रही है। तो इस नहज हम अगर आके खड़े हुए हैं, क्या हम नहीं पूछ सकते एक सुपर पावर हमें अटैक करने वाला है कहने को, यानी ग्राउंड ट्रूप से ना भी करे लेकिन बमबारी हो सकती है। तो एक बाशिंदा पूछने को पर मजबूर है कि मैं इस ख़तरनाक मोड़ पे क्यों खड़ा हूँ, मैंने इस दिन के लिए बजट दिया था आपको, मैंने इस दिन के लिए आपको वोट दिया था। इस आवाम को समझ हो जानी चाहिए कि 1950 में क्या हुआ था इसके साथ, 1980 में इसके साथ अमेरिका ने क्या किया था, 9/11 के बाद क्या किया था। कहते थे अब नहीं आपको छोड़ के जाएंगे, पहले हमसे बहुत गलती होगी, हमारे बाप की तौबा, हमने आपको तनहा छोड़ दिया और ये सारा। सर उनका मतलब था कि हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, मतलब हमें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। हाँ, आप सही समझे होंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो अनपढ़ आदमी है, जिसकी तालीमी काबिलियत या सोच इतनी ज़्यादा नहीं, उसको ज़्यादा फ़िक्र है चे जाए कि पढ़े लिखे आदमी के, ये सिर्फ बातें बनाता है, वोट देने नहीं जाता। और उसको पता है कि ये करप्ट जितने लोग हैं इस वक्त, खुद निसारी की बात कर रहे हैं, खुद निसारी आसमान से तो नहीं आ सकती, खुद निसारी तो करप्शन के ख़िलाफ़ हो, टैक्स पूरा दें, इंडस्ट्रियलिस्ट जागीरदार। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम अमेरिका की हालत भी ओबामा की हमारे हुक्मरानों जैसी है। अमेरिकन मॉरली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली फंस गए। अब आप चाहते हैं कि काबुल में अपना इंटरेस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करें, आप अपना ज़ेर साया रखें, आप अपने इंटरेस्ट की हुकूमत वहाँ बनवाएं, ये गलती मत कीजिएगा। ये जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अमेरिका के रोल पे तो आते हैं, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा था कि हम अगर अपने ISI और अपनी आर्मी और अपनी सियासी क़यादत के रोल को देखें कि आज हम इस पाकिस्तानी बाशिंदा इस ख़तरे में, इस नहज पे अगर खड़ा है, तो कोई सवाल जवाब नहीं है कि हम क्यों खड़े हैं इधर। उनका रोल तो आप एनालाइज करें ना, अमेरिकन पे तो आते हैं। देखें आप देखें हमारी ISI का स्ट्रॉन्ग होना, ये जितने लीडर हैं ये ISI के दड़बे से निकले हैं। अगर कोई अवाम के दड़बे से आता, अगर कोई अवाम की ग्राउंड से आता, गली मोहल्ले से आता, मसाइल ज़दा आदमी आता, जितनी जंगें इस मुल्क में हुई हैं, जितनी जंगें इस मुल्क में हुई हैं, इर्द गिर्द आप हिस्ट्री उठा के देखें। मैं 65 और 71 की और सियाचिन की, और फिर ये अभी जो हुई नवाज शरीफ साहब के दौर में, और 48, उस बातें नहीं करना चाहता। इस मुल्क को सरहदों से ज़्यादा अंदर से ख़तरा पैदा हो गया। मस्जिद महफूज नहीं है, लंदन में मेंढक महफूज है, यहाँ चर्च महफूज नहीं है, इमाम बारगाहें महफूज नहीं है, सेक्टेरियन लीडर हैं। आप कहते हैं अवाम पूछ सकते हैं, ये अवाम वोट देते हैं 2 या 3 नेशनल पार्टियाँ, रीजनल पॉलिटिक्स की बुनियाद पर, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर। ऐसे मुल्क में फोर्सेस का एक रोल होता है जहाँ लोग जो है कौमी सतह पे ना सोचते हों, बल्कि कौमियत की बुनियाद पे सोचते हों। सो ऐसे मुल्क में अगर ISI भी नहीं होगी, वरना अमेरिकन का तो पहला एजेंडा ये है कि ISI को खुदे लाइन लगाया जाए। सर ISI हो, लेकिन मेरा तहफ़्फ़ुज़ करें, मेरा नहीं, वो भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें। मैं कहता हूँ मार्शल लॉ को भी ले लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक गरीब बाशिंदा, कि भाई मेरा एंड में मुझे क्या मिला, मैं तो सुपर पावर से अभी बॉम्ब होने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिला इतना बजट दे के आपको, मेरा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है, मैं ये कह रहा हूँ। आप बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। मेरे महल्ले में लोग कहते हैं कराची जाना है, क्या करें, जहाज़ का किराया नहीं है, ट्रेन चल नहीं रही, और बस पे जाऊंगा, बच्चे हैं साथ, ख्वातीन है, कैसे जाऊंगा। कौमी यकजहती के सबसे बड़े हथियार को मफलूज करके रख दिया गया है। वो इशू नहीं बन रहा
देखिए फ़ौज बिल आखिर इस मुल्क को, फ़ौज एक आखिरी दीवार रह गई है। पुलिस डिमोरलाइज हो चुकी है, सियासतदान दागदार हो चुका है। आप आज रेफरेंडम कराएं कि कितने लोग इस फ़ौज की हमायत में, आप एक रेफरेंडम कराएं कि लोग कह रहे हैं जी तमाशा देख रही है फ़ौज, फ़ौज को नहीं पता किसके पैसे कितने हैं। क्या लोगों का जी अभी इस मुल्क में मार्शल्लाह से नहीं बना? मीर साहब मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ, क्योंकि सियासतदानों ने कोई डिलीवर नहीं किया। सियासतदानों ने 60 रुपए का डॉलर जब 90 रुपए पे किया 3 साल में, उनकी दौलत तो दुगनी तिगनी हो गई, इंटरेस्ट लगाओ तो डबल हो गई। आटा उन्होंने 980 रुपए का किया, जागीरदार खुश है, शायद 150 रुपया और डाल दे ताकि गरीब क़यामत से मर जाए। बिजली उसने 100% महंगी की, कर्जा उसने 3 साल में इतना दुगना कर दिया जितना कि 60 साल में था। वो किधर जाए? जिस लीडर को वोट देता है वो ठीक, वो सिर्फ आज अगर हैदर वहीद ने 2 दफ़ा रिपीट कर दिया, 1 दफ़ा मैं कह दूं, उसके बारे में ये कहना कि पाकिस्तानी अवाम घास खाएगी लेकिन सीसा पिलाई दीवार बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ये फिर सियासतदान का हक नहीं होता थोड़ा बहुत? सर कम से कम अगर हक बनता है तो एक वापस से जाके मैंडेट ले ले अवाम से कि भाई ये जितना कुछ शेख रशीद ने अभी कहा है वो मैं आपके साथ करने के बाद आप क्या घास खाने को तैयार हैं, सीसा पिलाई दीवार बनने को तैयार हैं? तो फिर तो सही बनता है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और गिलानी साहब जैसे लोगों से, जिनके आलीशान घर या आलीशान सूट या सब कुछ ये आलीशान से जब ये बात निकलती है मुँह से कि घास खाएंगे, सर वो तो नहीं घास खाने वाले, घास तो फिर मेरे जैसे क्या वो हमें गधा समझते हैं कि हम घास खाएंगे? हमारा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मुल्क है, हम अपना खाना बना सकते हैं, हमें कहा जाता है घास खाएंगे और बगैर पूछे, मतलब ये मैंडेट लिए बगैर कि जी नहीं वो घास खाएंगे। ये इसका क्या एंगल होता है? सर जी बहुत सारे लोग घास ही खा रहे हैं, जिसको देखें बड़े आदमी की लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वो चीनी कोई बड़ी दूसरी किस्म की इस्तेमाल करता है और 270 और 370 रुपए की चाय पीता है। गरीब 5-10 रुपए की पीता है, कहता है 3 चम्मच डालो भाई। गरीब जो है उसका इस मुल्क की क़यादत से कोई तल्लक वास्ता नहीं। दुल्हन एक रात की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, देगें खोलते हैं, पैसे खर्चते हैं, डालडा के डब्बों के ट्रक भेजते हैं, आटे के ट्रक भेजते हैं, चीनी के बंडल भेजते हैं। वो समझता है ये आ गया है, फिर इसने आना नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल है सारा 2 नंबर का माल है। एक दफा चोर बन जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, वो चौकीदार बन जाता है। शेख साहब माजूद के साथ देखें, सियासी क़यादत को आप तनकीद का निशाना जितना मर्जी बनाए, सब जानते हैं कितनी मिसगवर्नेंस है, लेकिन मैं देखता हूं कि हम सवाल ये करना चाह रहे हैं कि हमारी अस्करी क़यादत ने भी हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया। अगर हम अफगान पॉलिसी पिछले 30 साल की देखें तो इस नहज ही हमें आके अगर खड़ा होना था कि कोई सुपर पावर हम पे बमबारी करे या हमारा डॉलर कहाँ जाए, हम सैंक्शंस हम पे लगने वाले हों, इस नहज ही हमने आना था। तो क्या फ़ायदा 30 साल की इस पॉलिसी का? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या फ़ायदा दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी फ़ौज का? क्या फ़ायदा एटम बॉम्ब का? अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, हमारे शहरों में बम फट रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, यूनिवर्सल स्टूडियो डिज्नीलैंड तो नहीं बंद हो रहा ना सर, सारा तबाही तो हमारी है। तो हम नहीं पूछ सकते हम एज अ सिटीजन के भाई ये कहाँ है हमारा तहफ़्फ़ुज़? इतने साल आपकी पॉलिसी, इतना बजट, तो कहाँ है तहफ़्फ़ुज़ हमारा? ये सारी बातें हम चैनल पे पूछ सकते हैं, ये सारी बातें काले कैमरे के सामने हम पूछ सकते हैं। सारी कौम को पता है कि हमारी क़यादत किस किस्म की है। एक 74 साला बंदा, यानी इसकी इससे ज़्यादा क्या बदनसीबी हो सकती है कि पाकिस्तान की क़यादत गई है इंडिया में कि अन्ना हज़ारे को इधर भेजो। हम एक 74 साला अन्ना हज़ारे के काबिल ही नहीं है कि पूछे फ़ौज भी करप्ट है। कहते हैं अन्ना हज़ारे वहाँ पे और हज़ारों अन्ने इधर हैं, ये भी कहा जाता है बदकिस्मती से। देखें ये नहीं कि फ़ौज कोई मुकद्दस गाय है कि इस पर बात नहीं हो सकती। अभी NLC का केस आया, उन्होंने कहा ट्रायल करते हैं, सज़ा हो ना हो। फ़ौज भी हमारे जैसे माशरे का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि हमें जहेज़ में, दर जहेज़ में, मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, ये किसी ने आपको नहीं बताई होगी कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट पढ़ रही थी, क्योंकि हमारे लीडरों को उर्दू नहीं आती, तो जो वो मिक्सचर सा बना के पढ़ रही थी तो 3 दफ़ा 2-3 लाइनें पढ़ती थी, जनरल कियानी की तरफ देखती थी। यही हाल शेख हफीज़ साहब ने कहा तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरे दोस्त हैं बड़े, तो मैंने इशारे से उन्हें कहा कि यार आप मेरे दोस्त हैं, मेरी तरफ देखें, छोड़ें परे। यानी दिबाचा पढ़ते हुए भी ये देखते हैं कि फ़ौजी जर्नैल के तासरात क्या हैं, उस पर कोई उसकी गर्दन हिल रही है या वो उस पर कोई मुस्कुराहट है या उसके चेहरे को पढ़ने की। ये बात नहीं है शेख साहब, मैं फिर से दोहरा दूं, फॉरेन पॉलिसी
फॉरेन पॉलिसी फौज सेट करती है। हिना रब्बानी खैर साहिबा उसको एक्सप्लेन जिस तरह भी करें। जब से मैंने होश संभाला है इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मैंने फौज को बनाते देखा है। जी ठीक सर, आइंदा भी बनाए। एक बात देखें, फौज ही बनाए, मार्शल लॉ है। मैं कहता हूं गरीब आदमी को कोई परवाह नहीं आज मार्शल लॉ आ जाए, लेकिन वो उसको ये तो परवाह है कि भाई जो भी पॉलिसी बनाए, फौज बनाए, 100 दफा बनाए, उसके हक में उसका तहफ़्फ़ुज़ उसमें शामिल हो। ये तो ना हो ना कि अमेरिका में बॉम्ब करने वाला है। इतने सालों की पॉलिसी के बाद अगर इस नहज ही आना था तो फायदा क्या है सर? ये मैं कह रहा हूं। देखिए, इस मुल्क में मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, ये सोच आप फिक्री पैदा करें, दुनिया के किसी जगह पर भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसके डांडे पाकिस्तान से मिले, ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। दुनिया में कोई मुल्क 9/11 के बाद ऐसा नहीं है जहां अगर कुछ हुआ हो तो उसका टेलीफोन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फंडिंग, उनका आना जाना पाकिस्तान से साबित ना। ऐसा क्यों है कि हमारी नाअहली है? शेख साहब एक सेकंड सर, मैं आपसे एक सवाल आप ही के इस जवाब के अंदर लगाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है नैरेटिव, जो कहानी सुनाई जाती है। हमारे लोगों को सदा ज़माने से एक झूठी कहानी सुनाई गई है। तो सिंध के लोग सिंधियों को वोट देंगे, पख्तून पख्तूनों को वोट देंगे, बलोच बलोचियों को वोट देंगे, पंजाब पंजाबियों को वोट देंगे, मुहाजिर मुहाजिरों को वोट देंगे, और वो भी उससे भी इंटरनल लेवल पे देंगे, कौमियत की बुनियाद पे देंगे। पार्टीज़ जो हैं वो नेशनलिस्टिक बनेंगी और आगे जाके ऐसी बन रही हैं। ठीक, नैरेटिव इंटरनल हमारा हमेशा से अजीब सा ऑमलेट रहा है। लेकिन सिर्फ दुनिया को भी कुछ सुनाते हैं। दुनिया को जो हम कहानी सुनाते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हम क्या कहानी सुनाते हैं कि हम वो मुल्क हैं जहाँ पे इस्लाम के नाम पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे एक इंसान गवर्नर का कत्ल कर देता है लेकिन उसको जब सजाए मौत सुनाई जाती है खुला हड़ताल करते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे फूल पत्ते आप निशावर करते हैं कातिलों के ऊपर। ये वो मुल्क है जहाँ पे तालीम जो है वो सरे फहरिस्त तो छोड़ दें, पहली फहरिस्त में आती ही नहीं है। जहाँ पे करप्शन के बारे में स्टेटमेंट्स बहुत आ जाती हैं, उसकी आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। हम क्या कहानी सुनाते हैं? हमारी वकीलों की हड़ताल की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद है। हमारा यही तारफी जो किसी किताब के बाहर जो है, पाकिस्तान जिंदा के बाद जो हमारा तारफ़ है कि हम दूध में मिलावट करते हैं, इसके अलावा और पूरी मैं गर्दान बना देता हूँ। जाली दवाइयाँ बनाते हैं, जाली फ़र्दें बनाते हैं, झूठे शहादतें देते हैं। अदालतों के बाहर हम खड़े होते हैं कि कितने की शहादत देनी है। जाली स्टॉमों पे हम लोगों के ज़मानतनामे देते हैं, ऊपर फ्रूट कुछ लगाते हैं, नीचे कुछ लगाते हैं। हमारा देखें इसमें ये हमारा तारफ़ जो है दुनिया में, हमारा तारफ़ जो पेश हो चुका है उसकी मिसाल मैं आपको रिसेंटली देता हूँ कि वहाँ फ़िल्म चल रही है कि भक्कर में मुर्दों को निकाल के हम गोश्त खा रहे हैं, 4 साल की बच्ची से हम मुंह बुरा कर रहे हैं, काला कर रहे हैं। वहाँ फ़िल्म चल रही है जनाब अली कि ये अगर मैं करतूतें लाइव आपके इस प्रोग्राम पे बता नहीं सकता। अगर आप देखें तो आप कहें यार मैं किस मुल्क में आ गया हूँ, हमारा तारफ़ इतना गंदा है। हमारा तारफ़ इस काबिल हो गया है कि अब जहाज़ में सीटें होने के बावजूद इंटरनेशनल फ़्लाइट पर हमारे इस्लामी मुल्कों के अलावा अगर आप किसी यूरोपियन फ़्लाइट पे जाएं वो आपको एज ए पैसेंजर लेने के लिए तैयार नहीं है। वीज़ा तो बात की बात है। तो ये हमारा तारफ़ हो गया। अब इसको बताएं ना, मैं इसमें आपके से क्या इख्तलाफ कर सकता हूँ? दिस इज़ द ट्रू पिक्चर। अगर हम ये कहें कि ये ट्रू पिक्चर नहीं सर, आप एपीसी में थे, आपने ये पूछा अपनी अस्करी और सियासी क़यादत से कि देखें ठीक है आप पॉलिसी बनाएं, आपका इख्तियार है। मेरी तो एक पार्टी है, मेरा अभी मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ। मैं आपसे यही सिर्फ पूछता हूँ, आप 100 बिस्मिल्लाह सब इख्तियार आपके पास, लेकिन अगर आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अगर एक सुपर पावर ने हमें बॉम्ब करना है तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या काम किया? चाहे आप अस्करी क़यादत हों या सियासी क़यादत हों, अगर आप हमारी जान माल का नहीं तहफ़्फ़ुज़ कर सकते तो फिर क्या किया आपने? ख़त्म हो गई बात। देखें, एपीसी में इतने बड़े बड़े लोग थे, किसी से किसी चैनल वाले ने सवाल नहीं किया। बाद आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और सिलेक्टिव लोगों से वो सवाल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा किट मेरी लग रही है और सबसे ज़्यादा स्टोरियाँ मेरी छप रही है। हालांकि उन लोगों सर आपसे मोहब्बत ज़्यादा है मीडिया को, इसलिए सही। किसी ने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर कुछ चेहरा रखा हुआ है, अंदर कुछ चेहरा रखा हुआ है। कम से कम मैंने और इमरान खान ने और चौधरी निसार ने भी, मैं कहूँगा 3 बंदों ने तो खुल के बातें की हैं, बाकी ने तो सर ऐसों को बेनकाब करें। जो आप कह रहे हैं जो दोगले सियासतदान उन्हें बेनकाब तो करें। किसने अंदर अलग रवैया रखा और बाहर आके फन्ने खान बन रहा था? आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, आप मीडिया कर सकते हैं। हमें पता नहीं ना हम कैसे करें, हम कैसे करें? मैं तो था ही नहीं एपीसी में, आप थे। अगर वहाँ अंदर से स्ट्रिप्स चल रही थी, अभी वहाँ बातें हो रही थी तो अंदर से टीवी कैमरों पे स्ट्रिप्स चल रही थी कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा।
सर हम जो है डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, 2 नंबर के लोग हैं, 2 नंबर के सियासतदान हैं। फ्रॉड, चक्कर, गोली से हम 1 नंबर के खाने में आ गए हैं, कौम भुगते इसका हो। शेख साहब एक बात बताइए, ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने वाकई में खड़े होकर शुजा पाशा साहब को कहा था कि अगर ISI चाहे तो 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान में अमन आ सकता है? चुका है, यकीनन ये ऐसा कहा होगा, ये छप चुका है सब। तो सर इससे ये तो बहुत बड़ा सवाल उठाती है फिर ये बात, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि वो तो इन अ वे अचकज़ई साहब ऐसी बातें देखें, अचकज़ई साहब ऐसी बातें जब असेंबली में होते थे उस वक्त भी करते थे, क्योंकि उनकी पहाड़ों पे भी सूरत हाल उनके इलाकों में देखें। अब यहाँ या पैसा रूल कर रहा है या गन रूल कर रही है इस मुल्क में। सर ये टॉपिक मैं छोड़ दूंगा, मुझे एक बात सिर्फ बता दें, इसके बाद हम अलग टॉपिक पे जाएंगे। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली, लेकिन एक मुझे बात सिर्फ बता दें, क्या मैं गलत हूँ कि मैं आज ये पूछूं कि देखें ISI आपको बनानी है, फॉरेन पॉलिसी आप बनाएं, आपको जो करना है अफगानिस्तान में आप करें, आपने अमेरिकनों को धोखा देना आप दें, आपको जो करना है करें, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे मुझ पर बमबारी होनी है या मेरा तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं मिल सकता, तो फिर मैं आप पे सवाल नहीं कर सकता, चाहे आप ISI हों, आर्मी हों, जरदारी साहब हों, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर। क्या एक बाशिंदे का ये हक नहीं है कम से कम बोले भाई जो करना है करो? आइन की भी नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि आम आदमी को ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बट उसे ये बेसिक लेवल पे तो सवाल है ना कि भाई आपने सब कुछ कर लिया, बजट आप ले लें, आप करें, हम नहीं रोकते आपको, हम कामयाब हों फिर, लेकिन ये ना हो कि एंड में हमें मार पड़े। आप जीतें फिर जाएं, आप अफगानिस्तान भी कॉन्कर करें, वहाँ तालिबान की हुकूमत बनाएं, जो आपको करना है करें, हम पे बमबारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये खारजा पॉलिसी आप कर सकते हैं कामयाब, कि जो चाहे सही ना हो, दुनिया को ना पसंद हो, वो भी करें, लेकिन हमारा तहफ़्फ़ुज़ तो करें। हम अगर मुश्किल में फंस जाएंगे आपकी पॉलिसियों की वजह से, तो फिर क्या रह गया? देखें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम वो भूखे नंगे हैं। हमारी अहमियत ही तब बनती है जब हम कोई बड़ा गंदा लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा है, उसका मैं पार्लिमानी और साफ लफ्ज़ ढूंढूं कि वो रोल अदा करने के लिए तैयार हों जिसमें हमें कमीशन मिलती है। हमारी खारजा पॉलिसी जो है तभी आज़ाद हो सकती है अगर हमारा ख़जाना मजबूत होगा। हमारा दिफा तभी मजबूत हो सकता है जब हमारे पास चंद सिक्के होंगे। हमारे पास तो भूख, नंग और अकड़ के अलावा हमारा कोई मंशूर ही नहीं है। भूखे हैं, नंगे हैं, फिर भी अकड़े हुए हैं कि मार देंगे, खा देंगे, उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमारे नारे हैं। अगर आप कहना चाह रहे हैं हम गरीब भी हैं और बदतमीज़ भी हैं? गरीब भी हैं और अकड़े हुए भी हैं। तो शेख साहब और टैक्स देते नहीं है, जो हम में से अमीर हैं वो पार्लियामान में मुंतखब नुमाइंदे हैं और सारे टैक्स चोर हैं। फिर नया सिस्टम लाएं, पार्लियामेंट आपका टैक्स पेयर जो है इस मुल्क में, अगर जो भी टैक्स पेयर है सवाए सरकारी नौकरी वाले या गवर्नमेंट सर्विस वाले, बाकी सब टैक्स चोर। सर अमेरिका के रोल पे अब मैं आऊँगा, लेकिन इस पे बस आखिरी बात यह है कि मैं जो बातें सुनता हूँ उसकी अक्कासी करने की थोड़ी मैंने कोशिश की कि भाई हम कहते हैं ISI, आर्मी, जरदारी साहब के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। एट द एंड ऑफ द डे देखें हम पे कोई आँच आएगी तो हम साथ तो खड़े होंगे, ये अभी भी है। आप जो कह लें इस मुल्क को, लेकिन अभी भी इस मुल्क में ये है। लेकिन खुदारा आप कम से कम जो भी आपकी पॉलिसी है, खुदा करे वो कामयाब हो, ये ना हो कि एंड में हमें मार ही पड़े। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, पॉलिसी है हमारी, आप मुझे बताएं कोई पॉलिसी है हमारी? जी सर है पॉलिसी, एक पॉलिसी है। मैं एक पॉलिसी पैसा बनाओ बस। नहीं सर, एक पॉलिसी है, हिंदुस्तान से डरो, हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार रखो, ये हमारी पॉलिसी है। ये पाकिस्तान का सेंट्रल एटॉमिक पॉलिसी है। मुझे खौफ है कि इंडिया अपनी फोर्सेस को इधर से मूव करेगा, हम उधर अफगानिस्तान में चौकियां बना रहे हैं। मुझे खौफ है कि महीने 15 दिनों में, मैं अस्करियत को इतना नहीं समझता, आप जरूर जल्द सुनेंगे कि इंडिया ने अपने जहाज़ों को पाकिस्तान के पोर्टों के पास पहुंचाना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज के नाम पे अपने टैंकों और तोपों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाना शुरू कर दिया। वो लड़ाई नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकता, पाकिस्तान की इतनी सख्त नहीं है। सो हमें जो प्रेशराइज करने के सारे टैक्टिक्स हैं, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, वो इस्तेमाल होंगे। टू व्हाट एंड क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हमारी क़यादत भी नाअहल है और हमारी अपोजिशन भी जुती चोर है। सर ये हासिल क्या करना चाह रहे हैं इंडिया अमेरिका ये करके, आपके ख्याल से? देखें अल्टीमेटली हमारा दुनिया में तारफ 2 वजहों से है। एक हमारी दहशतगर्दी, हमारा हब होना दहशतगर्दी का, दूसरा हमारा न्यूक्लियर पावर होना। मैं इशारों में ये बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं जब मिनिस्टर था तो बहुत सारे सहाफ़ियों की मैं देखता था जो गैर मुल्की आते थे
तो उनका एक्सपर्ट जो है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादातर टेररिज्म क्राइम पर होता था। बहुत सारे पाकिस्तान पे एम्बेसडर अब सिर्फ वो आते हैं जो डिप्लोमेसी से ज़्यादा टेररिज्म पर जिनकी एक्सपर्टी है, या जो पुलिस के शोबे से आते हैं। वो जो बड़े बड़े नामवर डिप्लोमेट्स आते थे, क्योंकि अब डिप्लोमेसी मफाद की हो गई है। अगर आपका मफाद है तो आप एक बड़े कामयाब डिप्लोमेट हैं, खा हमारा अमेरिका के साथ हो, हमारी ट्रेड खुल जाएगी, इंडिया के साथ हो, और हम वही पॉलिसियाँ बनाना शुरू होते हैं, कहना शुरू होते हैं, जिससे अमेरिका खुश होता है। हम गंदी मिर्चें खा लेंगे, प्याज खा लेंगे, हल्दी खा लेंगे, इंडिया के बॉर्डर खोलेंगे, बेशक हमारा कुछ ना रहे, क्योंकि लेकिन यहाँ रोना तो इस बात पे ही आता है ना कि एक तरफ हम दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर मशहूर हैं, ऊपर से सबसे बड़े विक्टिम भी हम ही हैं दहशतगर्दी के। ऐसा तो है नहीं कि हम दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और खुद सुकून से बैठे हुए। सबसे बुरा हाल तो हमारा है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेवकूफ़ी नीचे से लेकर ऊपर तक है, और अहमकों का जुमा बाजार लगा हुआ है, और इस अहमकों के जुमे बाजार में कौम उनको रहबर समझ रही है, जिनका ऊपर वाला चैम्बर ही खाली है। शेख साहब, इदारिया छपा कल रात को वॉशिंगटन पोस्ट में, 12-13 घंटे पहले छपा वॉशिंगटन पोस्ट में, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने लिखा और उन्होंने ये नैरेटिव सुनाया दुनिया को, जो नैरेटिव हमने एक ऐड ख़रीदा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें भी सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि जी 35,000 हमारे लोग मरे हैं। पाकिस्तानियों को ये ख्याल है कि उनकी जान सस्ती हो चुकी है। अमेरिकन ऑर्डर नहीं देना चाहिए, डिक्टम नहीं देना चाहिए, बल्कि बातचीत करनी चाहिए। इट शुड टॉक विद अस नॉट एट अस। सर मैंने मेरे ख्याल से जरदारी साहब के काफ़ी सारे इदारिये छपे हैं, किसी और ने लिख के छापे हों या उनके अप्रूवल से छपे हों, लेकिन इस वाले से मैं किसी भी एक नुक्ते पे डिसएग्री नहीं कर सकता था। आप समझते हैं कि अब ये रास्ता होना चाहिए? ओबामा ने ये बात तो क्लैरिफाई कर दी है कि ये हम बूट्स ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान नहीं लाएंगे। उसके बाद अगर ये छपा है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि कम से कम पाकिस्तान चाहे रोने धोने का नैरेटिव ही सुना रहा हो, कम से कम आ जाओ जी देख लेंगे आपको का नैरेटिव तो नहीं सुना रहा अमेरिका को। देखें, ये तो ठीक टाइम पे छप गया, वरना 2 मई वाले दिन भी वहाँ छपा था इसी वाशिंगटन पोस्ट में। और जिसकी लिखाई, और लोग एक दूसरों की लिखाई समझते हैं, जिन लोगों ने अमेरिकन एम्बेसडर की लिखाई को देखा और सुना हुआ है, क्योंकि पीटर गैलब्रेथ का भी ड्राफ्ट वही तैयार करते थे हुसैन हक्कानी साहब। मैं उसका विटनेस हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जो जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया उन्होंने नवाज़ शरीफ के गवर्नमेंट में, वो भी हुसैन हक्कानी साहब ने, क्योंकि किसी और को इतने खूबसूरत पीटर गैलब्रेथ के दस्तखत करने नहीं आते थे। ये भी लेटर जो है, ये अच्छी बात है, क्योंकि फ़ौज का प्रेशर इतना, देखें ये फॉलो अप है फ़ौज की एक कोर कमांडर की पॉलिसीज़ का। फ़ौज जो है वो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस हुकूमत को ऑल दी वे सपोर्ट करना चाहती है, उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन, वो घिरी हुई है, फंसी हुई है, कराची से लेके तोरखम तक, और तोरखम से लेके औरकज़ई तक, और औरकज़ई से लेके मेरान शाह तक। सो उन्होंने, उनके पास जो लाइन है, ये हुकूमत, अगर आप समझते हैं कि फ़ौज करे, फ़लाँ करे, ना करे, इस हुकूमत के पास सोचने का वक्त नहीं है, फ़िक्री सोच नहीं है। जिस मुल्क के अदारे बैठ रहे हों, आपके लिए शायद ये इस नेशनल इशू में बड़ी बात ना हो, ये ट्रेन ही चलेगी तो खुदा ना खास्ता वक्त आएगा तो मिसाइल लेकर जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप कल के भी हमारे प्रोग्राम में गेस्ट होंगे, लेकिन आज का शो हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। हमने